फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं राज्य व्यवस्था, शासन और सामाजिक मुद्दे। हमारा आज का टॉपिक है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। तो अभी ये सुर्खियों में क्यों है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2025, इसको आयरिश मानवीय संगठन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी है विल्ट हंगरहिल्फ इसने जारी किया है। तो किसने जारी किया है ये हमको याद रखना है। इसमें हमारा ये GHI स्कोर के घटक और विभिन्न प्रकार की गंभीरता दे रखी है। 1/3 अल्प पोषण प्लस 1/6 है बाल ठिगनापन प्लस 1/6 है बाल दुबलापन प्लस 1/3 है बाल मृत्यु दर। ये पूरा हमारा GHI स्कोर दे रखा है। GHI पैमाना है, उस पर भुखमरी की गंभीरता तो ये लेस देन 9.9 है, वो कम है, और ये 10.0 से 19.9 सामान्य है इसमें। और गंभीर में कितनी आती है? 20 से 34.9। चिंताजनक में है 35 से 49, और अत्यधिक चिंताजनक है वो क्या है? ग्रेटर देन 50। यह हमारा 100 अंकीय पैमाना है पूरा। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो भारत से संबंधित निष्कर्ष क्या है? तो भारत की स्थिति देख लेते हैं। GHI स्कोर है 25.8, 25.8 है। इसके साथ 123 देश है, इनमें जो भारत है उसको 102वां स्थान मिला है, जिसे गंभीर सीरियस श्रेणीस में वर्गीकृत किया गया है। बाल पोषण संकट तो 3 में से 1 भारतीय जो बच्चा है वो बाल ठिकनेपन है इसका शिकार है। 172 मिलियन लोग हैं वो अल्प पोषण से प्रभावित है, जो 2016 है उसकी तुलना में 13.5 मिलियन अधिक है। वैश्विक निष्कर्ष तो शून्य भुखमरी प्राप्त करना वर्तमान प्रगति के आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 2 यानी 2030 है, इस तक शून्य भुखमरी प्राप्त करना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट किस में आ गए हैं? 2026 में आ गए हैं, तो अभी ज्यादा कोई हालत सुधरे हुए नहीं लग रहे हैं। लगभग 56 देश हैं 2030 तक कम भुखमरी है उसका स्तर भी प्राप्त करने की राह पर नहीं है। बढ़ती भुखमरी के लिए उत्तरदायी कारक की बात करें तो वैश्विक स्तर पर क्या है? सशस्त्र संघर्ष, जलवायु संबंधी आघात, आर्थिक वैधता और घटती राजनीतिक तथा वित्तीय प्रतिबद्धता। भारत में तो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा भुखमरी का चक्र खराब मातृ पोषण और बाल स्वास्थ्य सेवाओं तक आसमान जो पहुंच जाए, ये लंबे समय से चलती आ रही है। कुपोषण की स्थिति, गरीबी और असमानता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं तो विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति सोफी 2025 की रिपोर्ट जारी की गई है। सोफी रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र की सहयोगी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और WHO है। इसकी क्या है? ये संयुक्त पहल है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर तो वैश्विक जो भुखमरी 2022 है इसके स्तर से घटकर 2024 में अनुमानित 8.2% रह गई है। हालांकि जो अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के अधिकांश उपक्षेत्र हैं उनमें भुखमरी है वो बढ़ती जा रही है। वर्ष 2021 से इससे मध्यम और गंभीर खाद्य सुरक्षा इसमें कमी आई है। 2023-24 से इसके दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं। इससे जो वैश्विक स्तर है इस पर स्वस्थ आहार की औसत लागत बढ़ गई है। भारत को छोड़कर अन्य निम्न मध्यम आय वाले जो देश हैं इनमें स्वस्थ आहार है इसका खर्च वहन करने में जो असमर्थ लोग हैं उनकी संख्या है उसमें वृद्धि देखी जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यूनिसेफ द्वारा बाल पोषण रिपोर्ट 2025 है वो जारी की गई है। यूनिसेफ चाइल्ड्स न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025। तो अब ये सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में यूनिसेफ है इसने चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 जारी की है। किसने? यूनिसेफ ने जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो वो है फीडिंग प्रॉफिट, हाउ फूड एनवायरमेंट फॉर आर फेलिंग चिल्ड्रन। यूनिसेफ रिपोर्ट है, इसके मुख्य बिंदुओं पर एक नजर तो पहली बार 5 से 19 वर्ष है इसके आयु के जो बच्चे हैं और जो किशोर है इनमें जो मोटापा है इसका अनुपात कितना? 9.4%। वास्तव में कम वजन वाले बच्चों के अनुपात 9.2% उससे अधिक हो गया है। इस आयु वर्ग में जो मोटापा है वो वर्ष 2000 के 3% के अनुपात से 3 गुना बढ़कर अब कितना हो गया? 9.54% हो गया है। जबकि जो कम वजन वाले बच्चे हैं उनका अनुपात लगभग 13 से घटकर 9.2% हो गया है।
वैश्विक स्तर है, इस पर 5 वर्ष से कम आयु के जो प्रत्येक 20 में से एक शिशु 5% तथा 5 से 19 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक 5 में से एक बच्चा और किशोर 20% अधिक वजन ओवरवेट की श्रेणी में है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ओवरवेट की समस्या है वो तीव्रतम वृद्धि दर्ज की जा रही है। सह उपसहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया उसको छोड़कर प्रत्येक क्षेत्र में जो मोटापे की दर है वो कम वजन की दर से अधिक है। पोषण सुधार है, उसके लिए सरकारी पहल तो कौन कौन सी है देख लेते हैं। पोषण अभियान 2018, तो इसका उद्देश्य बच्चों 0 से 6 वर्ष किशोर लड़कियों और माताओं के पोषण संबंधी परिणाम में सुधार करना है। कार्यान्वयन मंत्रालय कौन सा है, तो वो एक केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। योजना का प्रकार की बात करें तो ये किस टाइप की योजना है, केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं और 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे हैं उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना। मिशन पोषण 2.0, तो इसे 2021 में शुरू किया गया था। पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान जैसे जो समान उद्देश्यों वाले अन्य कार्यक्रम है उनको मिशन पोषण 2.0 में शामिल कर लिया गया है। वित्त पोषण व्यवस्था, तो राज्यों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र इनके लिए केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार के बीच 60-40 का अनुपात है उसमें है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालय राज्यों के लिए तो इसमें क्या रेशियो है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच कितना अनुपात है, रेशियो मतलब 90:10 मतलब 90:10 के अनुपात में है। विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तो ये कितना है, ये 100% वित्त पोषण कौन करेगा, केंद्र सरकार द्वारा होगा इनका। इस इंडिया मूवमेंट, तो ये अभियान उपभोक्ता जागरूकता, आपूर्ति पक्षीय कार्यक्रमों और विद्यालय स्तरीय उपायों के माध्यम से एक सुरक्षित, स्वस्थ और सतत खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देता है। आज से थोड़ा कम अभियान, तो यह एक राष्ट्रीय स्तरीय जन जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य वसा, शर्करा और नमक है उसके उपभोग में धीरे धीरे कमी लाना है। RUCO रुको रिपर्बस यूज्ड कुकिंग ऑयल पहल, तो इसके अंतर्गत जो प्रयुक्त खाद्य तेल है इसको एकत्रित कर उसे बायोडीजल या साबुन बनाने में पुनः उपयोग किया जाता है ताकि ये जो तेल है ये भोजन बनाने में दोबारा उपयोग ना हो सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव। तो ये अभी सुर्खियों में क्यों है, तो जो उच्चतम न्यायालय है इसने के उमादेवी बनाम तमिलनाडु सरकार वाद है, इसमें निर्णय दिया है कि जो मातृत्व अवकाश है वो किसी महिला के प्रजनन अधिकारों का अनिवार्य हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से कामकाजी जो महिला हैं उनके संवैधानिक और मानवाधिकार है उनको बल मिला है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मुख्य बिंदु क्या क्या है, संवैधानिक सुरक्षा। सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले के अनुसार महिला की जो प्रजनन संबंधी विकल्प है इनकी स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 21 है आर्टिकल 21, इसके अंतर्गत उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी इसके तहत संरक्षित किया गया है। मानवाधिकार की बात करें तो प्रजनन अधिकारों को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र UDHR है, इसमें मान्यता प्राप्त है। साथ ही प्रजनन अधिकारों में स्वास्थ्य, निजता, गरिमा और समानता के अधिकार भी शामिल हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, तो ये महिला श्रमिकों को संवैधानिक मातृत्व अवकाश का प्रावधान करता है। लागू क्षेत्र, तो ये कहाँ पे लागू है, तो ये कारखाना, खदान, बागान, सरकारी प्रतिष्ठान, दुकान और वे सभी कार्यालय जहाँ पर 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत है तो वहाँ पे ये लागू होता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, तो इसके अंतर्गत आने वाली जो महिला हैं वो भी मातृत्व लाभ की पात्र हैं। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, तो इसके माध्यम से निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। 2 से कम जीवित जो बच्चों वाली महिला श्रमिक है इनके लिए संवैधानिक मातृत्व अवकाश है, इसको 12 सप्ताह से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, तो याद रखना ये 12 से बढ़ाकर अब 36 सप्ताह कर दिया गया है। इन जो 26 सप्ताह है इनमें से जो प्रसव की संभावित तिथि है इससे 8 सप्ताह से अधिक का पूर्व अवकाश नहीं होगा। यह अधिनियम कार्य की प्रकृति के आधार पर स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम होम घर से कार्य का प्रावधान भी करता है। 2 बच्चों के बाद गर्भवती होने वाली जो महिला है कमीशनिंग मदर्स सैरोगेसी के माध्यम से तथा 3 माह से कम आयु के बच्चे उसको
गोद लेने वाली जो माता है उनको 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ है वो प्रदान किया जाएगा। यह प्रावधान 10 या उससे अधिक महिलाओं को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठान है उन पर लागू होगा। 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले जो प्रत्येक प्रतिष्ठान है उनमें क्रेच शिशु देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। धारा 11A है, इसके अनुसार नियोक्ता को महिला कर्मचारी है उसको दिन में 4 बार क्रेच जाने की अनुमति देनी होगी। टॉपिक है हमारा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में जो त्रिपुरा है उल्लास कार्यक्रम है, इसके तहत मिजोरम और गोवा है। इसके बाद कौन से नंबर का? तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। कौन से नंबर का याद रखना है? तीसरा। किसके बाद? मिजोरम और गोवा के बाद बना है ये उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। अन्य संबंधित तथ्य, तो इसके पहले 2024 में लद्दाख की उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता की घोषणा करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गया था। कौन सा बना था? लद्दाख। व्यवहारिक साक्षरता, फंक्शनल लिटरेसी का अर्थ है पढ़ने लिखने और समझने की ऐसी क्षमता जिससे जो व्यक्ति है वो अपने रोजमर्रा के कार्यों को आसानी से पूरा कर सके। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 95% से जो अधिक है साक्षरता दर को पूर्ण साक्षरता के बराबर माना जाता है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILPS के बारे में तो पहलू देख लेते हैं। साक्षरता की परिभाषा, तो क्या है परिभाषा? इसके तहत ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ व लिख सकते हैं, बुनियादी गणितीय कौशल से युक्त हैं और डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता रखते हैं। सिर्फ अपने नाम का हस्ताक्षर करना या लिखना ही नहीं है इसमें। योजना का प्रकार क्या क्या है? तो ये किस टाइप की योजना है? तो ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है। मंत्रालय की बात करें तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है ये? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। योजना की अवधि की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 से कब तक है? 2026-27 तक। लक्षित समूह, तो 15 वर्ष और उससे ऊपर के सभी वयस्क जिन्होंने किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की। लक्ष्य कवर, तो कितना है इसका लक्ष्य कवर? 5 करोड़ शिक्षार्थी उनको साक्षर बनाना। प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ शिक्षार्थी उनको साक्षर बनाया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एवं असेसमेंट सिस्टम ऑटलेस उसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने विकसित किया है। योजना के मुख्य घटक, तो इसे मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान FLN, महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे वित्तीय साक्षरता व डिजिटल साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा सतत शिक्षा शामिल है। कार्यान्वयन मॉडल, तो इसे समाज में कर्तव्य बोध और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से लागू किया जा रहा है। स्थानीय संस्था, स्कूलों, स्थानीय सांस्कृतिक केंद्र, सामुदायिक केंद्रों आदि में उपलब्ध स्थानों का उपयोग करके सामाजिक चेतना केंद्र स्थापित किए जाते हैं। यहाँ स्कूल कार्यान्वयन है इसकी इकाई के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय भाषा का उपयोग, तो दीक्षा पोर्टल और उल्लास जो मोबाइल ऐप पोर्टल है इसके माध्यम से शिक्षण सामग्री स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है। मूल्यांकन और प्रमाणन, तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा FLNET वर्ष में कितनी? ये 2 बार या मांग पर स्थानीय स्कूलों में आयोजित की जाती है। आवधिक बाल सर्वेक्षण PLFS 2023-24 के अनुसार भारत में साक्षरता, तो कुल साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु 80.9% है। शहरी बनाम ग्रामीण, तो शहरी भारत की साक्षरता दर 88.9% 88.9%, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 77.5% है। लैगिंग अंतराल, तो पुरुष साक्षरता दर 87.2% है, जबकि जो महिला साक्षरता दर 74.6% है। डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी, केरल है ये भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है। यह उपलब्धि 2023 में शुरू किए गए डिजिटल केरलम कार्यक्रम के माध्यम से हासिल हुई है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के जो नागरिक हैं उन तक डिजिटल क्रांति और ई सेवाएं पहुंचाना है। यह केरल के अक्षय प्रोजेक्ट है, इस पर आधारित है, जिसके माध्यम से मलप्पुरम भारत है उसका पहला ई साक्षर राज्य जिला बना था। क्या बना था? जिला बना था। डिजिटल रूप से साक्षर परिवार का अर्थ है कि परिवार का कम से कम एक सदस्य 5 वर्ष या उससे अधिक आयु कंप्यूटर चला सकता है और इंटरनेट है उसका उपयोग कर सकता है।